जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जहां से पक्का 100% आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाला है। और वो टॉपिक कौन सा होने वाला है? वो टॉपिक है आपका जनगणना। तो जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आज वाली क्लास में हम कवर कर रहे होंगे। और देखो, आज वाली क्लास में कोई टेस्ट नहीं है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको क्लास में क्वेश्चन याद हो जाएंगे। टेस्ट तो मैं आपका आगे लेता रहूंगा, जो हमारे टेस्ट आते रहते हैं ना, टॉप 50 वाले, टॉप 30 वाले, उनमें इसका रिवीजन हम कर लेंगे। लेकिन आज वाली क्लास टॉपिक की क्लास है, तो इसमें आपको याद होने जरूरी है। और वन लाइनर क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसकी लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस लिखा जाता है, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को देखना है और बड़े प्यार से हम इसको याद करते हुए चलेंगे और क्लास को पूरी जरूर देखना। इससे क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं लिख रहा हूं कि 100% आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आने वाला है, 100% क्वेश्चन आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ना आए। तो जनगणना की बात आई है, तो जनगणना होती क्या है पहले इसको समझते हैं। जनगणना होती है, अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनके बारे में जानकारी को इकट्ठा करना, कि हर स्टेट में कितने लोग हैं, कितने उसमें पढ़े लिखे हैं, कितने उसमें अनपढ़ हैं, गांवों में कितने हैं, शहरों में कितने हैं, उनमें से पढ़े लिखे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बच्चे कितने हैं, उनका जो अनुपात है, लिंग अनुपात है, वो कितना होता है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसी को जनगणना बोला जाता है। तो हमारे देश में जो जनगणना की शुरुआत हुई वो कब हुई भाई? 1872 से हमारी जनगणना की शुरुआत हुई। लेकिन ये जो 1872 में जनगणना हुई थी, ये क्या थी? अनियमित जनगणना थी। मतलब इस जनगणना को किया गया था लेकिन ये नियमित नहीं थी। इसके बाद, और ये जो कब हुई, किसके शासनकाल में हुई? तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके 9 साल के बाद 1881 में हमारे देश की दूसरी जनगणना हुई, जिसको हम क्या बोला जाता है? जिसको प्रथम नियमित जनगणना बोला जाता है। नियमित, प्रथम नियमित जनगणना, संपूर्ण जनगणना इसको बोला जाता है। और ये किसके काल में हुई? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। अब इसको प्रथम नियमित क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके बाद जनगणना की शुरुआत हो गई हर 10 साल के बाद। हर 10 साल के बाद हमारे देश में जनगणना होना शुरू हो गया था, तो इसलिए इसको नियमित बोला जाता है। क्योंकि 1872 फिर 9 साल के बाद हुई, लेकिन फिर सभी में 10 साल के बाद हुई, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको 10कीय जनगणना भी बोला जाता है। 10कीय जनगणना, इसका मतलब है कि हर साल में होने वाली जनगणना, हर 10 साल में होने वाली जनगणना, तो उसको 10कीय जनगणना बोला जाता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और याद करवा देता हूं। ये तो याद हो गया, पहली अनियमित 1872 में, किसके काल में? मेयो के काल में। दूसरी हुई थी जो प्रथम नियमित जनगणना थी 1881 में, रिपन के काल में, जिसको 10कीय जनगणना बोला जाता है, प्रथम नियमित। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो क्या है कि आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कहां पर हुई? जो आधुनिक पद्धति है ना, उससे सर्वप्रथम जनगणना कहां पर हुई? तो ये स्वीडन में हुई। कब हुई? 1749 में। ये याद रख लेना, आपके एग्जाम्स में आएगा। तो आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कहां पर हुई? स्वीडन में 1749 में। कुछ क्वेश्चंस वैसे याद करवा देता हूं, फिर जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, उसी से मैं आपको समझाऊंगा। चलो, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय जनगणना का पिता है वो कहा जाता है हेनरी वोल्टर को। तो हेनरी वोल्टर को क्या कहा जाता है? भारतीय जनगणना का पिता। अब भारतीय जनगणना की बात आई है तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जनगणना है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 246 में। ये याद कर लेना, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 246 में। कौन सी सूची में जनगणना को शामिल किया गया है? संघ सूची में। संघ सूची क्या होती है? जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती है। तो किसमें शामिल किया गया? इसको संघ सूची में इसको शामिल किया गया है। और अनुसूची पूछे
तो 7वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। दोबारा से रिपीट करवा देता हूं, अनुच्छेद नंबर 246, सूची कौन सी? संघ सूची, और अनुसूची 7वीं अनुसूची। और भारतीय जनगणना का पिता हेनरी वोल्टर को कहा जाता है। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 में हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आर्थिक जनगणना। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, तो इसलिए आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। तो प्रथम आर्थिक जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1977 में हुई। तो जो प्रथम आर्थिक जनगणना हुई वो कब हुई? 1977 में हुई। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कहां पर हुई? जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि हर 10 साल में हमारे देश में तो 1881 के बाद शुरुआत हुआ, लेकिन पूछा है कि पूरे विश्व में जो दशकीय जनगणना है उसकी शुरुआत कहां पर हुई? तो अमेरिका में हुई 1790 में। अमेरिका में हुई 1790 में हुई। लेकिन उस समय हमारा देश क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। तो अंग्रेजों से भी क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड में जनगणना कब हुई? तो ये 1800 से 1801 में हुई। ठीक है, बात हो रही है दशकीय जनगणना की, तो ये कहां पर हुई? इंग्लैंड में 1800 से 1801 में हुई। ये क्वेश्चंस आप सभी को याद हो जाने चाहिए, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब देखो यहां पर हमने जनगणना के बारे में बात किया है, तो कुछ और बात कर लेते हैं। सबसे पहली कब हुई? आपको पता है 1872 में मेयो के काल में हुई। ठीक है, फिर हुई 1881 में, और वो किसके काल में हुई भाई? 1881 में रिपन के काल में हुई। ये तो आपको पता है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो सबसे अंतिम जनगणना कब हुई? हमारे देश में 2011 में अंतिम जनगणना हुई, जो 15वें नंबर की जनगणना थी। तो एग्जाम ये क्यों बता रहा हूं, ये 2011 वाला क्यों बताया है? क्योंकि अभी हाल में 2024 में 2025 में जो एग्जाम्स हुए उसमें आपसे ये पूछा गया कि 14वीं जनगणना कब हुई। तो भाई इससे पहले 10 साल माइनस कर दो, तो 11 में से 10 माइनस करोगे तो 2001 में हुई। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की, किसकी? जब हमारा देश आजाद हो गया, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो जो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई वो हुई 1951 में। कब हुई? 1951 में, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 10 साल में होती है। तो इससे पहले कब हो चुकी थी? 1941 में। तो अब क्या होगी? 1951 में। तो अगर हमारा पूछा जाए कि हमारा देश आजाद होने से पहले जनगणना है वो कब हुई थी, तो 1941 में, और उसके बाद कब हुई? स्वतंत्र होने के बाद 1951 में। तो ये चीजें अपने को ध्यान रख लेनी है। फिर 51 के बाद 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में, ठीक है, 2011 में ये हुई। अब कब होनी थी? 2021 में होनी थी, लेकिन इसको कोरोना की वजह से टाल दिया गया कि अभी नहीं करेंगे। लेकिन अब पता नहीं सरकार क्यों नहीं करवा रही। जनगणना तो होनी चाहिए थी, लेकिन अभी सरकार नहीं करवा रही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर 2021 हो जाएगा ना तो नए आंकड़े हमें पता चल जाएगा कि हमारा देश में क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, और पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको दिखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस है। मैंने बोला कि टेस्ट में आपका बाद में लूंगा, कि टेस्ट है ना वो आपका बाद में होता रहेगा, कंटिन्यू हम करते रहते हैं टेस्ट, तो वो आपका हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज याद करने जरूरी है। ठीक है, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी थी ये अपने को बताना है। तो कितनी हो जाएगी? 1.21 बिलियन हो जाएगा। 1.21 बिलियन, या आप इसको क्या लिख सकते हो? 121 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121 करोड़। ठीक है, एग्जाम में कैसे भी ऑप्शंस दे सकता है, तो 121 करोड़ दे तो 121 करोड़, 1.21 बिलियन दे तो 1.21 बिलियन हो जाएगा। देखो, अब मैं थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर डाल देता हूं, थोड़ी सी एनर्जी आपके अंदर डाल देता हूं, ताकि आगे आने वाले लगभग 50 क्वेश्चंस आप याद कर पाओ। मैंने एक शायरी आपके लिए लिखी है, थोड़ी सी मॉडिफाई करके मैंने लिखी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कि तेरे खिलाफ क्या तूफान क्या आंधी करेंगे, तेरे खिलाफ
क्या तूफान, क्या आंधी करेंगे, तू फौज की वर्दी पहन ले, ये सब तुझे सलामी करेंगे। बताओ कैसी लगे? मोटिवेशन मिला? तो फौज की वर्दी पहनने के लिए मोटिवेशन मिल गया ना। जो भी आपके आसपास जो भी मंडराते रहते हैं ना, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो फौज की वर्दी पहन ले एक बार, फिर ये तेरे को सब सलामी करने वाले, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, चलो एनर्जी आ गई, तो एनर्जी आ गई तो उसका इस्तेमाल करते हैं याद करने में क्वेश्चंस को, और एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उनको फोड़ने में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है हमारे देश में? कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, देखो वो जनगणना से संबंधित नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, तो क्षेत्रफल कहां का है? अपने राजस्थान में है। कहां पर है भाई? अपने राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो वो कहां का हो जाएगा? अपना गोवा का हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहां की हो जाएगी? सिक्किम की हो जाएगी। और ये सारी चीजें ना 2011 के अनुसार चलती हैं। अब आप 2025 के आंकड़ा जब तक ऑफिशियल नहीं आता ना, जनगणना नहीं होती, तब तक आपको नहीं मानना है। ठीक है, चाहे कुछ भी बदलाव हो गया हो, 2011 का ही आंकड़ा हमें मानना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं क्या था? तो कितना हो जाएगा? यहां पर 940 दिया हुआ है तो 940 हो जाएगा। अब देखो एक बात समझो, डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि लिंगानुपात क्या होता है। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है? तो ये होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को क्या बोला जाता है? लिंग अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिंग अनुपात बोला जाता है। और सबसे कम लिंग अनुपात कहां का था? हमारे हरियाणा का था भाई। कहां का था? हमारे हरियाणा का था। लेकिन हमारे हरियाणा ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है भाई। अब 2000 हम वेट कर रहे हैं कि कब ये जनगणना हो और हमारा हरियाणा का नाम लिंग अनुपात वाले से हटे, क्योंकि ये बेइज्जती का काम था भाई। ठीक है भाई, हरियाणा से हैं, हर चीज में प्राउड करते हैं, लेकिन ये गलत चीज है कि भाई अगर लड़कियां कम है ना तो बुरा लगता है। लेकिन हमारे हरियाणा ने प्रोग्रेस की, क्योंकि पहले पता ही नहीं था, फिर धीरे धीरे पता लगा। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत है ना, वो भी हमारे हरियाणा से ही हुई है। ठीक है, चलो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा? 1084, यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर 1084 लड़कियां थी। 84 लड़कियां यहां पर ज्यादा थी। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? डाउट वाला क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं, अगर ज्यादा वाला पूछा है तो कम वाला भी बताएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा? हरियाणा, जिसमें कितना है? 879। ठीक है, 879 879 यहां पर हो जाएगा हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम। सबसे ज्यादा केरल का। भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी हो जाएगी? 74.04%। कितनी हो जाएगी भाई? 74.04%। आपने अगर पढ़ा हुआ है ये टॉपिक तो आपका रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि यहां से फिक्स 100% आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता, हर शिफ्ट में आएगा, कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं होगी यहां से क्वेश्चंस ना आए। आगे देखो अभी हमने पढ़ा कि ये यहां पर क्या है, पूरे देश की बात हो रही है कि भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04 है। यहां पर किसकी बात हो रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, जहां पर 93.91% क्या थी? साक्षरता थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला,
सॉरी सबसे कम साक्षरता वाला, तो सबसे कम साक्षरता कहां पर है? बिहार में। सबसे कम साक्षरता कहां पर है? बिहार में, जहां पर कितनी है? 63.82% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63.82% हो जाएगा। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। उसको क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो भारत का कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां पर है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है, ये आपको बताना है कौन से राज्य में है सबसे ज्यादा घनत्व। तो सबसे ज्यादा घनत्व हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, जो कितना है? 1029 है। कितना है? 1029। भारत का कितना था? 382। ठीक है, भारत का कितना? 382। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया 1029, और ये अब तो और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि 2011 की बात है, 2021 में तो तबाही आई हुई है। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा हो जाएगा? वाला राज्य आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, जहां पर एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात कितना है? शिशु लिंग अनुपात क्या होता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में लिंग अनुपात, कि कितने छोटे बच्चियों पर कितने बच्चों पर बच्चियां हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 914 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 914 हो जाएगा। अब बात होती है कि सबसे शहरी, सबसे अधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक। तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं अपने सभी स्टेट को अपना ही बोलता हूं। ठीक है, ये मत सोचना कि सर जी आप ये हो, मैं तो सभी स्टेट, क्योंकि मेरा भारत है भाई, और मेरे भारत के सभी स्टेट मेरे हैं। ठीक है, तो मैं सभी स्टेट को अपना ही बोलता हूं, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि उसी से तो हमारा देश है, और हमारा देश है तभी हम हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसलिए तो बार बार बोलता रहता हूं कि भाई आपस में मत लड़ा करो, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना भाषा के नाम पर, ना किसी और चीज के नाम पर, नेताओं के चक्कर में। खुश रहो, मजबूत रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और कमाते रहो, देश को आगे बढ़ाते रहो, बस यही चीज है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 31.16% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? यहां पर 31.16% हो जाएगी। ठीक है, शहरी जनसंख्या। आगे है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि वाला, तो जनसंख्या वृद्धि कहां पर होगी? जहां पर पढ़े लिखे कम लोग होंगे। पढ़े लिखे लोग कहां पर कम है? अभी हमने पढ़ा था ना साक्षरता में, तो बिहार में है। तो बिहार में क्या हो जाएगी? जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज्यादा हो जाएगी। सबसे कम कहां पर होगी? जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। पहले देख लो कितनी है। बिहार में है 25.42% हो जाएगा। 25.42%। सबसे कम कहां हो जाएगी? मैंने बताया था पढ़े लिखे लोग। तो केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग है। साक्षरता कहां की है? केरल की। तो केरल में क्या हो जाएगी? सबसे कम क्या हो जाएगी? जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी, जो कितनी है? 4.91% हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? प्रतिशत अपने को बताना है कितना था एससी का। तो कितना हो जाएगा? 16.6%। ठीक है, 16.6% हो जाएगा। एसटी का बात करें, देखो एससी एसटी है वो इस बार काफी चर्चा में रही। आप सभी को पता है कि एससी एसटी की जो है जनसंख्या वाली, ओबीसी वाली, ये काफी चर्चा में रही है, तो आप याद कर लेना। ठीक है, तो एसटी यानी अनुसूचित जाति है, सॉरी अनुसूचित जनजाति है, तो उसका कितना हो जाएगा? 8.6%। ठीक है, इसका कितना था?
इधर नहीं, ये लो 16.6% था किसका, एससी का, और इसका कितना हो जाएगा 8.6। दशमलव तो सेम है और उसकी आधी हो गई है, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आंकड़ों को कैसे याद करते हो, ठीक है। मैं एक बार लास्ट में आपका रिवीजन जरूर करवा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं यहां पर हूं, ठीक है। क्योंकि तेरे खिलाफ क्या तूफान क्या आंधी करेंगे, तू फौज की वर्दी एक बार पहन ले, ये सब तुझे सलामी करे, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो थाने, महाराष्ट्र। थाने कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, थाने महाराष्ट्र। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। वहां का जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम था ना, हाँ, तो दिबांग घाटी क्या हो जाएगा, वो जिला हो जाएगा जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, तो दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ठीक है। हिंदू धर्म के लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा, 79.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 79.8 हो जाएगा, ठीक है। 79.8, ये मत सोचना कि 79 नहीं बोला जाता, ठीक है, 79.8 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत, भाई हिंदू धर्म का पूछता है तो मुस्लिम धर्म का भी पूछता है, मुस्लिम धर्म का तो ईसाई धर्म का भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और कुछ चीजें है ना मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, जो आपको याद करना जरूरी है, वो आंकड़े वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो वो हो जाएगा 14.2%। कितना हो जाएगा, 14.2%। देखो ये जो यहां पर जनसंख्या का दिया हुआ है ना, ये अब बदल चुका होगा, अगर आप 2025 में 26 में जब भी करवाएंगे तो ये बदल चुका होगा। 25 में तो लगभग जा ही चुका है, 25 अब तो जा ही रहा है, तो लगभग 25 में तो मुश्किल ही है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ईसाई धर्म के लोग कितने थे, 2.3%। कितना हो जाएगा, 2.3%। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के लोगों के बारे में भी एग्जाम्स में आता है, तो क्या हो जाएगा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सिख जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 1.7%। कितना हो जाएगा, 1.7%। और मैक्सिमम एग्जाम्स में एक बार पूछा गया था कि सिख धर्म के लोग मैक्सिमम कौन से राज्य में रहते हैं, तो ये पंजाब राज्य में रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। वैसे हमारे पूरे देश में है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम कहां पर रहते हैं, पंजाब राज्य में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। राज्य का हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश का। तो केंद्र शासित प्रदेश में कहां पर है, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, और कितनी है, 92.28%। क्या हो जाएगा, 92.28%। देखो इन सारे जो आंकड़े हैं ना, इनको आप नोट कर लेना, ठीक है। और आज आप पढ़ रहे हो और कल सुबह एक बार दोबारा रिवीजन कर देना, फिर आपको याद हो जाएंगे। फिर एग्जाम देने जाओ ना, तब एक बार और रिवीजन कर देना, क्योंकि यहां से फिक्स क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। देखो यहां पर प्रतिशत की बात हो रहा है, एक तो जनसंख्या होना अलग है, संख्या में होना अलग है, और प्रतिशत में होना अलग है। तो कौन से राज्य में प्रतिशत सबसे अधिक है, तो यह हो जाएगा पंजाब राज्य में, ठीक है। कौन से राज्य में हो जाएगा, पंजाब राज्य में, जिसमें कितनी है, 31.94% है। तो सबसे ज्यादा एससी वाले लोग कहां पर हैं, प्रतिशत में अगर कोई राज्य की बात की जाए तो कौन से में है, पंजाब राज्य में 31.94% है, ठीक है। और एसटी के लोग आपको बताना है कि कौन से राज्य में प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत आपको बताना है कि अगर वहां पर 100 लोग रहते हैं तो उसके हिसाब से कितना प्रतिशत है, समझ रहे हो। तो कितना हो जाएगा, मिजोरम में है 94.4% हो जाएगा एसटी के लोग, ठीक है। कहां पर, मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, मुंबई है। और मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में। और सबसे अधिक शहरी जो जनसंख्या वो भी कहां पर है, महाराष्ट्र में ही है,
ठीक है। और क्या हो जाएगा यहां पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी लिंग अनुपात कितना है? तो जो भारत में शहरी लिंग अनुपात है वो कितना है? 926 है। कितना है? 926 है। आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण लिंग अनुपात क्या था? तो 947 था। देखो गांव के लोगों को जो बोलते हैं ना गंवार है, यहां से पता चलता है कि यहां पर सिर्फ 926 लड़कियां थी शहरों में, और यहां पर कितनी थी? 947 लड़कियां। तो गांव के लोग ज्यादा समझदार हैं, और लोग है ना मजाक उड़ाते हैं कि गांव के लोग लड़कियों को मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। गांव के लोग ज्यादा समझदार होते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ी मतलब नॉलेज थोड़ी कम थी, और अब है, अब देखना अब आंकड़ा आता है तो हिला डालेगा, आपको पता चलेगा कि गांव के लोग हैं कितना आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के का जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 13.12%। ठीक है, नन्हे मुन्ने याद कर लो, नन्हे मुन्ने 13-12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? छोटे बच्चों का प्रतिशत कितना था? 13.12% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सबसे खराब है या सबसे कम है? तो कहां पर था भाई? हरियाणा में। मैंने आपको बताया ना, हरियाणा में। और कहा कितना था? 834। ठीक है, 1000 पर 834, बहुत खराब था ये, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या थी? अपने को बताना है। देखो अबे हमने एसटी का प्रतिशत पढ़ा था पीछे। ठीक है, जो मिजोरम हमने पढ़ा था वो क्या था? एसटी का प्रतिशत। लेकिन यहां पर जनसंख्या पूछिए सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वो हो जाएगी मध्य प्रदेश में। कहां पर हो जाएगी भाई? मध्य प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर जनजातियां हैं। ठीक है, जनजातियां हैं बहुत सारी, और हमने बहुत सारी जनजातियों के बारे में पढ़ा है। अभी जनजाति के क्वेश्चन याद करते हैं ना, तो वहां पर मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बात करते, तो वो वाला ही। ठीक है, चलो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो भारत में कुल कितने जिले थे? 640 जिले। कितने हो जाएंगे? 640 जिले थे भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? ठीक है, जनजाति कहां पर थी? मध्य प्रदेश में। और अनुसूचित जाति यानी एससी कहां हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और प्रतिशत में कहां पर थी? पंजाब में। ठीक है, प्रतिशत में कहां पर थी? पंजाब में थी। और वैसे अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से तो कहां पर हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में एससी है। और एसटी कहां पर थी? मिजोरम में। और वैसे प्रतिशत में मिजोरम में थी, और वैसे बात करें तो कहां पर हो जाएगी? मध्य प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांवों की जनसंख्या कितनी थी? गांवों की संख्या आपको बताना है। तो 6,40,867। 6,40,867 क्या हो जाएगी? गांवों की संख्या हो जाएगी हमारे देश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत में महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 64.63%। 64.63% हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 80.9। कितनी थी? 80.9 थी। देखो ये इसमें याद रख लेना, एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। महिलाओं की साक्षरता कितनी है? 64.63%। और पुरुषों की कितनी है? 80.9%। हाँ, अब बहुत ज्यादा बदलाव हो गया होगा, पुरुषों की में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, और महिलाओं के में तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है, क्योंकि लड़कियों को अब बहुत ज्यादा लोग पढ़ाने लगे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, और लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहां पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा छोटा सा है, आप सभी को पता है, और वहां पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62.17%। ठीक है, 62.17% हो जाएगा। और थोड़ा मोटिवेशन के लिए कल वाली आपको शायरी सुना देता हूं जिन्होंने नहीं सुनी है, कि वर्दी की महक अब मेरे बदन से आने लगी है,
कि वर्दी की महक अब मेरे बदन से आने लगी है, अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। बड़ी प्यारी शायरी है भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगती है ना शायरी तो बताना, मैं आपके लिए और बना के लेके आता रहूंगा। ठीक है, और बना के लेके आते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपको थोड़ी मोटिवेशन और एनर्जी मिलती रहे। और कोई भाई अच्छे से एडिट कर सकता है तो बता देना, फिर उस हिसाब से बोला करेंगे। ठीक है, ये डाल देना एडिट करके, अटैग कर देना मुझे। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? शहरी नगरीय कहां पर हो जाएगी? गोवा में हो जाएगी। और ग्रामीण अगर पूछे तो कहां पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, जो हमने पढ़ा भी था, 90.2% हो जाएगा। चलो, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? भारत में कुल कितनी नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्र है? तो वो हो जाएगा कितना? 7,935। गांवों के बारे में हमने पढ़ लिया, अब शहरों के बारे में पढ़ लो। तो कितने शहरी क्षेत्र है अपना? 7,935 हो जाएगा। ठीक है, भारत में कुल कितने मेगा सिटी हैं ये अपने को बताना है, जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने हो जाएंगे? 53। याद कर लेना, 53 हो जाएंगे। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? मेगा सिटी, यानी 10 लाख से अधिक वाले लोग। ठीक है, 10 लाख से अधिक वाले। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो मुस्लिम धर्म की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक थी। कितनी थी? 24.6%। ठीक है, 24.6% हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ठीक है, वर्कफोर्स आपको बताना है कार्यशील जनसंख्या का, तो वो था भाई आपका 39.8%, 39.8% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो महिलाओं का हो जाएगा 25.51%, और यह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है भाई। ठीक है, तो उस समय कितना था? 25.51% हो जाएगा। महिला साक्षरता दर अधिक थी तो केरल की हो जाएगी, ये तो सभी को पता है, 92.07% केरल की हो जाएगी। देखो एक बात बताता हूं आपको, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे हो। पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक कितनी थी? केरल में थी 96.11%। कितनी थी? 96.11% हो जाएगा। आगे और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत आयु कितनी थी? तो भारत की औसत आयु थी भाई 28 वर्ष। ठीक है, औसत आयु आपको पता है ना, औसत कैसे निकालते हैं भाई? मैथ में पढ़ा है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तब औसत निकल के आ जाता है। और वो कितना था भाई? 28 वर्ष था। कितना था? 28 वर्ष था। आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? सबसे प्यारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 2011 ही हो जाएगा। 2011 की जनगणना 2011 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो जनसंख्या के क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जितने भी आ सकते हैं, जिस भी तरीके से आ सकते हैं, सारे के सारे मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं। और इनका आप एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना। तो मैं आपके लिए जो ये पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अपने टेलीग्राम पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को ले लेना। ठीक है, और कुछ आंकड़े हैं वो, और मैं बस इनमें से आंकड़े निकालकर जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको याद करना थोड़ा मुश्किल है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। आप वहां से उनको याद कर लेना। ठीक है, साथ में आर्मी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी मैं आपको डाल दूंगा, ताकि एक बार आप उनका भी रिवीजन कर लो, क्योंकि यहां से फिक्स क्वेश्चन है भाई, एक तो आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चंस आ गए तो समझ लो ये वाला टॉपिक कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का। और 4 नंबर अगर आपने ले लिए तो आप सोच लो हजारों लोगों से आगे निकल जाओगे, और हजारों लोगों से आगे निकल गए तो मतलब सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बस अपनी फिजिकल वगैरह पर मेहनत करते रहना, उसको मत छोड़ना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर दिया करो। जैसा कि आपको पता है मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ता हूं, तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।